हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट लेके आए हैं जो हमारे द हिंदू में आया था एज एन इकोनॉमी पेज पे, बिजनेस पेज पे। हमने GST को लेके भी कई सारी न्यूज़ देखी। हाल ही में GST के स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं। दो वो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहती है। एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर रहा है कि अगर आपको याद होगा कि GST जो है वो आया कब था, 2017 में आया था। ठीक है। कि GST का मेन मोटो क्या बताया गया था कि GST हम एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम लेके आए हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि हम वन नेशन वन टैक्स लेके आएंगे, कि हम सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, ओनली इनडायरेक्ट टैक्स नॉट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को हम यूनिफाइड करेंगे। राइट। दैट मीन्स कि जो वैट है, एक्साइज ड्यूटी है और जो सर्विस टैक्स है वो सब मिलके अब GST लगेगा, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगे। ओके। अब यहाँ पे कैसा होता है कि जो वैट, एक्साइज ड्यूटी और जो सर्विस टैक्स है ना, ये सारे टैक्सेस के बेसिस पे स्टेट की इनकम डिपेंड रहती थी। यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो ये सब जो वैट, एक्साइज और ये सब जो टैक्सेस थे ये स्टेट के पास जाता था, स्टेट कलेक्ट करता था उसे। ठीक है। तो जब GST इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो उस समय पे कई सारे स्टेट्स ने ये इशू रेज किया था कि यार हम अगर आप ये सारे टैक्स अपने अंदर ले लोगे तो स्टेट के फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लॉस होगा, यानी कि वो शॉर्टफॉल हो जाएगा, वो इतना पैसा बना ही नहीं पाएंगे। तो फिर बोला कि हम एक कंपेंसेशन सेस लाते हैं टेम्पररी, 5 साल के लिए। ठीक है, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था। 5 साल के लिए टेम्पररी सेस लिया गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे GST कंपेंसेशन सेस स्टार्ट किया गया, जिसे ये बताया गया कि जो स्टेट का 14% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो होगा फॉर द 5 years, एंड देन उसको एक्सटेंड किया गया था। ओके। अब क्या हुआ कि अब रिसेंटली जब GST टैक्स स्लैब्स आए थे, वो एक चेंजेस किया था। उसके अलावा एक और चेंजेस क्या किया था कि ये जो GST कंपेंसेशन सेस है उसको अबॉलिश कर दिया 2025 में, और उसको मर्ज कर दिया विद द रेगुलर टैक्स। यानी कि अब कोई भी फर्दर रेवेन्यू प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। राइट, वापस समझते हैं कि 2017 में रिफॉर्म आया, GST वन नेशन वन टैक्स, जिसके अंदर ये सारे वैट, एक्साइज जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वो सारा अब सेंटर कलेक्ट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि इससे हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, हमारा रेवेन्यू लॉस होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि फॉर ए टेम्पररी पीरियड, जब तक ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम 5 साल के लिए एक GST कंपनसेशन सेस लाते हैं, जो अब 2025 में उसको अबॉलिश कर दिया। तो जब अबॉलिश कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये उठाया कि अब हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स कम हो चुका है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसको ये हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंशियस हो रहा है। तो यहाँ पे की डिबेट क्या हो रही है कि GST सेंट्रलाइज्ड हुआ है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम है, पावर के साथ पैसा भी कम है। तो स्टेट गवर्नमेंट पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट थी, अब और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी। ओके। तो ये सभी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जैसे ही ये GST आया गया है, ये सेश को हटाया गया है, तो अब सेंटर और स्टेट के बीच में फिस्कल रिलेशन, जो फिस्कल फेडरलिज्म है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। बट वो स्टार्ट करने से पहले हम इसका एग्जाम इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि ये दो पेपर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है GS पेपर 2, दैट इज गवर्नेंस एंड पॉलिटी, जहाँ पे टॉपिक है डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स, कि लोकल लेवल्स तक ये रहेगा। इसमें की लिंकेज रहेगा GST काउंसिल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन का रोल इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। ये सभी चीज़ हम हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बजट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे की लिंकेज क्या आ जाएगी? फिजिकल पॉलिसी एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल पॉलिसी और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेस का क्या इम्पैक्ट है, सरचार्ज का क्या इम्पैक्ट है, कंपनसेशन सेस अबॉलिशन जो हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट क्या हो रहा है, एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेंटर एज वेल एज स्टेट की। तो ये सभी चीज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहां से हमने हमारा कॉन्टेक्स्ट तो समझ लिया, दैट दिस इज द कॉन्टेक्स्ट कि 2017 में आया, उसके अंदर एक GST कंपनसेशन सेस था, वो अबॉलिश कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही कि अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे। ठीक है। तो सवाल उठा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। अब जो फिजिकल पावर है हमारा इंडिया का, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ लेते हैं।
ये आर्टिकल 246 में लिखा गया है कि जो सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनको 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट वो होते हैं जो इनकम टैक्स होती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, लाइक कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, और नॉन एल्कोहलिक गुड्स। जो अल्कोहल पे लगता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, दैट इज टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स नाउ सबस्यूम इन जीएसटी, एक्साइज ऑन एल्कोहल, लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा। और इसके अलावा कुछ होते हैं रेसिडरी पावर, जिसपे जो टैक्सेशन लगता है वो पार्लियामेंट के अंडर होता है, ठीक है। पार्लियामेंट का क्या, देखिए ये रेसिडरी पावर है जो इन दोनों में मेंशन नहीं है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, तो पार्लियामेंट उस पर टैक्सेशन लगा सकती है, ठीक है। फिर आ जाता है आर्टिकल 280, दैट इज द फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश करता है फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि जो भी टैक्सेस हो रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर और स्टेट में, तो ये एक रेकमेंड करता है ना, रिमेंबर दिस इज एन एडवाइजरी बॉडी। ये रेकमेंड करता है कि इस तरीके का फाइनेंस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बिटवीन सेंटर एज वेल एज द स्टेट की जो भी टैक्सेस की इनकम आ रही है, क्योंकि स्टेट पे भी डेवलपमेंट की जरूरत है और सेंटर में भी डेवलपमेंट की जरूरत है। और इसको लिखा गया है आर्टिकल 268 से 293 में, जहां पे डिफाइन किया गया है कि जो भी शेयरिंग है, ग्रांट्स और बोरोइंग्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन किया गया है। फिर आया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 246 क्लॉज ए, जिसमें बताया गया कि बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दे विल बी एम्पावर्ड टू लेवी जीएसटी, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों को एम्पावरमेंट दिया जाएगा कि दोनों जीएसटी लागू कर सकते हैं, यानी कि दोनों जीएसटी का टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा चेंज क्या हुआ कि पहले ओरिजिन बेस्ड ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था, अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में अगर कार मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो कार तमिलनाडु में पहले ऐसा था कि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन लगता था, कि तमिलनाडु में ही उसका टैक्स ले लिया जाता था। अब बोल रहे हैं कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन लगाया जाएगा, कि जो तमिलनाडु से कार खरीदी है, जो बन रही है, यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, और लेट्स से गुजरात में किसी ने परचेज करी है, तो जो वो कार के ऊपर टैक्स है वो गुजरात गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ना कि तमिलनाडु गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब पहले था ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, फिर वो शिफ्ट कर दिया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थोड़ा सेंट्रलाइज कर दिया अंडर द जीएसटी काउंसिल। हालांकि जीएसटी काउंसिल में दोनों है, सेंटर और स्टेट दोनों है, बट जो मेजॉरिटी पावर है वोटिंग का वो सेंटर के पास है, वो थोड़ा सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो यहां से तो हमने फाइनेंस कमीशन और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क समझ लिया। अब जो दूसरा चीज समझना है कि जो फिस्कल फेडरलिज्म है इंडिया में, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। ओके, इसको दो एरा में डिवाइड किया हमने, दैट इज प्री जीएसटी एरा, यानी कि 2017 से पहले क्या था। 2017 से पहले ये था कि स्टेट के पास इंडिपेंडेंट टैक्स पावर्स थे, वो खुद से वैट लगा सकती थी, एंट्री टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, परचेज टैक्स था, जो सब कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करती थी। फिर बाद में फाइनेंस कमीशन के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो जो फिस्कल ऑटोनॉमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, स्टेट के पास खुद की फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो रेट सेट कर सकता था, वो टैक्सेशन को डिज़ाइन कर सकता था, वो एग्जेम्पशंस लगा सकता था एज पर दी रीजनल रिक्वायरमेंट, कि जैसे रीजन में एग्जेम्पशंस की ज़रूरत हो तो वो लगा सकता था। अब सेंटर क्या करती है कि सेंटर वो एग्जेम्पशंस नहीं लगा पाती, क्योंकि सेंटर एक स्टैंडर्ड टैक्स रेट रख रही है। हालांकि हर रीजन में एक अलग अलग कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो अलग अलग तरीके से एग्जेम्पशंस लगता है, ठीक है। तो सेंटर उस समय पे एक्साइज कंट्रोल करता था, कस्टम्स और सर्विस टैक्स कंट्रोल करता था, और फिर फाइनेंस कमीशन रेवेन्यू शेयरिंग करता था और उसका रिकमेंडेशन करता था। तो यहाँ पे था ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, यानी कि टैक्स कलेक्टेड वेयर द गुड्स वर प्रोड्यूस, कि जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे टैक्स लगता था। सो दिस वाज बिफोर 2017। अब आफ्टर 2017, दैट इज द पोस्ट जीएसटी में क्या चेंजेस हुए, यूनिफाइड टैक्स आया गया, यानी कि यहाँ पे 17 सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को मर्ज किया गया, और यहाँ पे शिफ्ट आया फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, यानी कि रेवेन्यू वो स्टेट में जाएगा जहां पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, तो यहां से स्टेट के पास कई सारे मेजर रेवेन्यू चले गए, वैट चला गया, एंट्री टैक्स चला गया, एक्सेट्रा। जीएसटी काउंसिल आया जो की डिसीजंस बनाता था, बट सेंटर के पास 1/3 वोटिंग पावर थी। इसके अंदर सेंट्रल स्टेट दोनों था, बट सेंटर के पास 1/3 वोटिंग पावर थी, यानी कि ये थोड़ा सेंट्रलाइज था ऑब्वियसली। फिस्कल ऑटोनॉमी रिड्यूस कर दी और उनको डिपेंडेंस कर दिया ऑन कंपेंसेशन एंड सेंट्रल ट्रांसफर्स इंक्रीज हो गए, कि उन्होंने कहा कि
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको पैसे चाहिए तो हम आपको पैसा देंगे, तो सेंटर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा आ गई थी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये तो हमने इवोल्यूशन समझ लिया फिजिकल फेडरलिज्म का। अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है दैट इज द रोल एंड कंट्रोवर्सी अराउंड फाइनेंस कमीशन। तो पहले रोल समझ लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या है, आर्टिकल 280 में लिखा गया है कि एक फाइनेंस कमीशन बॉडी होगी जो सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेकमेंड करेगी कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंडेट क्या लाया गया था कि यहाँ पे वर्टिकल एज वेल एज हॉराइजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि पैसा वर्टिकल भी जाना चाहिए लो से ऊपर और हॉराइजॉन्टल भी होना चाहिए। यानी कि जैसे मैं समझाता हूँ कि वर्टिकल में क्या हो जाएगा, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट, दिस इज वर्टिकल। हॉराइजॉन्टल में क्या हो जाएगा कि लेट्स से लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो हर डिपार्टमेंट के पास पैसा जाना चाहिए। एक म्यूनिसिपैलिटी का डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन सब के पास पैसा जाना चाहिए। सो दिस इज हॉराइजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, कि कहीं पे भी फिस्कल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोला है कि वर्टिकल सेंटर स्टेट एंड हॉराइजॉन्टल स्टेट स्टेट फिस्कल इम्बैलेंस कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो डिवोल्यूशन किया था कि फाइनेंस कमीशन ने पहले कितना बताया था कि कितना परसेंट उनको मिलना चाहिए स्टेट को, तो 11th फाइनेंस कमीशन में वो 29.5% था, 12th फाइनेंस कमीशन में बढ़ा के वो 30.5% किया, 13 में बढ़ा के 32 किया, 14 में बढ़ा के वो 42 किया और 15 में वो कम करके 41 कर दिया। दैट इज आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लेह लद्दाख और वो जब यूनियन टेरिटरीज बन गए तब की बात है। ठीक है, तो ये चेंजेस किया गया है। नाउ दिस इज द रोल, ये रोल है। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई है, कंट्रोवर्सी ये हुआ है कि जो सेस और सरचार्ज बढ़ाए गए हैं, ठीक है, सरकार ने क्या किया, सेस और सरचार्ज बढ़ा दिया। अब सेस और सरचार्ज में एक ऐसा लिखा गया है कि दिस इज हैज बीन मेंशन्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भी सेस और सरचार्ज होगा वो सेंटर के पास जाएगा, यानी कि स्टेट सेस और सरचार्ज नहीं लगा सकती, और ये जो सेस और सरचार्ज लग रहा है दिस विल बी नॉट शेयरेबल। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि रिसेंटली सेस और सरचार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गए, पहले इतने ज्यादा नहीं थे, अब ये ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि स्टेट का एक्चुअल डिवोल्यूशन कम हो जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि जब फाइनेंस कमीशन एलोकेट करता है तो वो पहले स्टेट की स्टडी करता है कि ये स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है या नहीं, टैक्सेशन एफिशिएंसी कम हुई है या नहीं, यानी कि एक वो परफॉर्मेंस देखता है। और वो परफॉर्मेंस में अगर अच्छा परफॉर्म करते तो डिवोल्यूशन ज्यादा होता है, वरना वो स्टेट को पेनलाइज करता है, दे पेनलाइज द परफॉर्मिंग स्टेट ऑल्सो। ठीक है, फिर इसके अलावा है कि सेंट्रल स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में ऐसा होता है कि ये अनाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, बट ये इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट से करवाती है, क्योंकि ये उन सब्जेक्ट्स भी होती है जो स्टेट सब्जेक्ट है, लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, लोकल पॉलिसीज है, वेलफेयर है, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स है। तो सारी स्कीम सरकार वही होती है ना, या तो हेल्थ की होगी या एजुकेशन की होगी, तो इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे आ जा रही है, वेर एज सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर दे रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो पैसा का बर्डन है वो स्टेट गवर्नमेंट पे और ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हायर रिकमेंडेड शेयर्स है वो नहीं मिल रहे हैं, और जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो और ज़्यादा श्रिंक होती जा रही है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा दे नहीं रही जितना स्टेट गवर्नमेंट से खर्चा करवा रहे हैं। ठीक है, अब जो सेस, सरचार्ज और ये सब जो इंक्रीज हुआ है, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ रेवेन्यूज है कि रेवेन्यू को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। जैसे हमने देखा कि सेस और सरचार्ज दे आर लेविड बाय द सेंटर। अब ये किस में लिखा गया है कि आर्टिकल 270 में लिखा गया है कि जो भी पैसा सेस और सरचार्ज से आएगा वो शेयरेबल नहीं रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। हालांकि जब ये प्रोविजन दिया गया था ये वही था कि ये एक माइनर रेवेन्यू टूल बताया गया था, एक माइनर रेवेन्यू टूल बताया गया था, उस कॉन्सेप्ट से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। बट अब ये मेजर फिस्कल वेपन हो गया है, यानी कि मेजर जो पैसा है वो इसी से रेज किया जा रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि एजुकेशन पे सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेस है, हेल्थ पे सेस है, तो ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पास जा रहा है।
ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इशू कैसा है कि पहले ये 3.86 लाख करोड़ था, अब ये बढ़ के 4.23 लाख करोड़ हो चुका है, राइट। तो ये जो है 4.23 लाख, ये ऑलमोस्ट 20% है सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट का। तो ये बहुत बड़ा है, कि इसके लिए बनाया नहीं गया था, दिस वाज नॉट द एक्चुअल मेजर रेवेन्यू। ये सेस बनाया गया आर्टिकल 270 में एज अ माइनर रेवेन्यू टूल, कि आप छोटा मोटे के लिए रखो, आप मेजर रेवेन्यू टूल मत बनाओ, बट यहाँ पे ये मेजर रेवेन्यू टूल बन गया है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इशू यहाँ पे हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो इफेक्टिव डिवॉल्यूशन होना था स्टेट की तरफ, डिस्पाइट हायर रिकमेंडेड शेयर्स, वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। फिस्कल ओपेसिटी आ जा रही है। फिस्कल ओपेसिटी क्या हो रही है, क्योंकि जो एजुकेशन सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, हेल्थ सेस है, इसका यूटिलाइजेशन इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे कई बार डुप्लीकेशन भी हो जाता है विद अदर स्कीम्स के साथ, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और वही यूज कर दे रही है, वो शेयर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशनरी पावर इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंडिचर में, कि सरकार अपने हिसाब से खर्चा कर सकती है। मेरे स्टेट डिमांड कर रही है कि ये जो सेस और सरचार्ज है, आप उसको मर्ज कीजिए इनटू डिविजिबल पूल, ठीक है, क्योंकि सेस और सरचार्ज अभी किस में है, अनडिविजिबल पूल, आर्टिकल 270 में है, तो उसको 280 में लेके आइए, राइट। जो फाइनेंस कमीशन में है, दैट इज डिविजिबल पूल में लाइए, कि उसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फिस्कल इम्बैलेंस। कि फिस्कल इम्बैलेंस इसमें कितना हुआ है कि जब जीएसटी से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था टैक्स रेवेन्यू का 67%, जीएसटी के बाद वो अभी भी 67% है। स्टेट का शेयर है 33%, जो अभी भी 33% है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेंटर का 47% है, जो 48% हो गया है। स्टेट का 53% है, जो 52% हो गया है। यानी कि कुछ खास चेंज नहीं हुआ है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्टेट का एक्सपेंडिचर है सिर्फ उसी में ही इंक्रीज हुआ है, लाइक हेल्थ में है, एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, पॉलिसिंग में है, वेलफेयर में है, तो यहाँ पे ज़्यादा इशू रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि वर्टिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है। स्टेट और सेंटर के बीच में जो फिस्कल इम्बैलेंस है वो वर्टिकल ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है, तो ये एक इशू हो रहा है। इसके अलावा जो स्टेट का डिपेंडेंस है वो सेंटर पे बढ़ गया है, पहले भी था, एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली, बट वो डिपेंडेंस ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। कि सेंटर का जो ओवरऑल है कि 44% ऑफ स्टेट रेवेन्यू रिसीव्ड जो है वो सेंटर से आता है। स्टेट का इनकम जो है वो 44% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, राइट। बट यहाँ पे भी देखा जाए तो बिहार जैसे को देखा जाए तो वो 72% डिपेंडेंट सेंटर पे है। हरियाणा को देखे तो वो सिर्फ 20% डिपेंडेंट सेंटर पे है। तमिलनाडु और कर्नाटका को देखे तो 31% डिपेंडेंट है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर बिहार की बात करते हैं, सेंटर में बीजेपी है, बिहार में अगर बीजेपी नहीं है तो सेंटर उसको पैसा टाइमली रिलीज ही नहीं करेगा, ठीक है। उनके बीच में पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, तो वो ऑलरेडी सेंटर पे डिपेंडेंट है और उस पर पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, वो एक अपोजिशन रूल स्टेट है, तो और ज़्यादा इशू क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये रहता है। तो जब इतना ज़्यादा डिपेंडेंस रहता है तो स्टेट की फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। स्टेट खुद से खर्चा नहीं कर सकता, स्टेट कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता, स्टेट कोई भी प्लान एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। अगर उसको प्लान करना है कि अगले 5 साल में उसको ये चीज़ डेवलप करनी है, बट वो 5 साल तक पैसा आते रहना चाहिए ना, पैसा कभी भी अटक गया तो दे माइट क्रिएट एन इशू। तो इससे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। फिर जो प्रॉब्लम है वो जीएसटी के बाद और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि कंपनसेशन सेस अबॉलिश कर दिया गया है, जो कि सेफ्टी नेट था वो अब चला गया है, ठीक है। और पॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ गए कि ट्रांसफर डिले हो चुका है, ग्रांट्स जो है वो थोड़ी सिलेक्टिव हो चुकी है, जहाँ पे परसेप्शन आ रहा है फिस्कल सेंट्रलाइजेशन थ्रू फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। कि फिस्कल सेंट्रलाइजेशन कैसे हो रही है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से हो रही है, कि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी दूसरे पे, ओके। वैसे इसको हम कंपेयर करते हैं विद एनी अदर कंट्री लाइक कनाडा, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि कनाडा का फिस्कल स्ट्रक्चर कैसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 46% शेयर करती है और 40% वो स्पेंड करती है। वेरेस लोकल गवर्नमेंट 54% कलेक्ट करती है और 60% वो स्पेंड करती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा फिस्कल ऑटोनॉमी दी है,
एट द सब नेशनल लेवल, ताकि वो लोकल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस टाइमली ले सके। वेरएज अगर हम इंडिया का देखें ऑन कॉन्ट्रास्ट, तो इंडिया में कैसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 67% कलेक्ट कर रही है और स्टेट ओनली 33% कलेक्ट कर रही है, बट वो स्टेट 33 में से 52% स्पेंड कर दे रही है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ऑब्वियसली उसके पास फाइनेंशियल जो फिजिकल डेफिसिट वो रहेगा ही इसके पास, राइट। प्लस एफआरबीएम भी है, तो फिजिकल स्ट्रेन हमेशा बना ही रहेगा। वो स्टेट कभी सरप्लस में आ ही नहीं पाएगा, कि सरप्लस में आना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, बट द पॉइंट इज कि देयर शुड बी सम फिजिबिलिटी, कि फिजिकल प्रूडेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन यही है कि जो स्टेट का पावर है वो और ज़्यादा इंक्रीज करो, ताकि वो खुद का फंड कलेक्ट कर सके, वो इंश्योर कर सके एंड उसके बेसिस पे ट्रांसफर कर सके। ओके, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड यही है, सबसे पहला कि जो पर्सनल इनकम टैक्स का बेस है वो आप शेयर कर दो, यानी कि जैसे लाइक जीएसटी है, जो शेयर ऑफ इनकम टैक्स है बिटवीन स्टेट और सेंटर, वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि 50-50 कर दो। जैसे होता है ना सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, तो वही चीज़ करनी है कि 50-50 कर देना चाहिए। ओके, फिर है एम्पावर स्टेट्स टू लेवी टॉप अप इनकम टैक्स। अब टॉप अप इनकम टैक्स कैसा होता है कि आप कोई छोटा सा एडिशनल सरचार्ज लगाने का दीजिए, ये अलाउ कीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट भी एक छोटा सा एडिशनल सरचार्ज लगा सके जो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर है, बिना कोई नेशनल फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब किए। ओके, फिर थर्ड थिंग बोला गया है कि जो सेस और सरचार्ज है उसको डिविजिबल पूल में मर्ज कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा किसके लिए रखेगी? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारे लिए ही है ना, हम तो स्टेट में रह रहे हैं। अब स्टेट को पैसा दोगे तो ही तो स्टेट में डेवलपमेंट हो पाएगा, तो वही चीज़ बताई गई है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश कीजिए, डुप्लीकेशन हटाइए, स्टेट को और ज़्यादा कंट्रोल दीजिए ओवर स्कीम्स में, उसके डिज़ाइन में और फंड यूटिलाइजेशन में। फिर है कि आप एक परमानेंट इंटर स्टेट फाइनेंशियल या फिजिकल काउंसिल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए, राइट, जो हमेशा रहेगा फिजिकल काउंसिल के लिए, जो प्लेटफॉर्म रहेगा डायलॉग के लिए, जीएसटी से वो इंडिपेंडेंट रहेगा और वो रेवेन्यू शेयरिंग और ग्रांट्स पे ही मेजर फोकस करेगा, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी विद रिस्पेक्ट टू controversies around GST. So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.